हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलिटी के सब्जेक्ट को, और वो होगा हमारा क्या कहते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट परीक्षा के लिए। ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, तो बेसिकली देखो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो शेड्यूल से भी आते हैं, आपके प्रस्तावना से भी आते हैं पॉलिटी के अंदर, और कई बार उसके पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। और पेपरों के अंदर मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि महान्यायवादी से रिलेटेड हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो हमने हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया हुआ था पहले ही डिस्कस। तो आज हम क्या कहते हैं शेड्यूल्स को देखने वाले हैं कि किस शेड्यूल में क्या है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो टोटल हमारे कितने 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मूल संविधान में हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट करते गए, और लास्ट जो हमारे पास 12वीं अनुसूची है वो क्या आते हैं आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका क्या आते हैं आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली अनुसूची जो हमारी है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो उसमें आपका क्या आता है जो हमारा संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है कि भारत है, भारत के अंदर कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसकी जो डिटेल्स आपको देखने को मिलती है वो आपको क्या कहते हैं आपके पहले सूची के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ बताया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे ये कहा गया है कि देखो जो दिल्ली है हमारी वो 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई है। ठीक, और अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में बनता है कि किस अनुच्छेद के अंदर ये बात की गई है कि जहाँ पे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो सारी जानकारी हमें किसमें मिलती है, वो हमें मिलती है आर्टिकल 1 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में हमें ये सारी बातें देखने को मिलती है, जहाँ पे बताया गया है इंडिया दैट इज़ भारत इज शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक, तो ये बात वहाँ की गई है, तो एक बार हम देख लेंगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारा दूसरी अनुसूची है उसमें बात की गई है कि वेतन भत्ते और पेंशन की। तो देखो वेतन भत्ते और पेंशन की जो बात की गई है इसके अंदर जो नाम है उस पर पदाधिकारी को के उसके अंदर आता है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महालेखा परीक्षक। ये सारे के सारे इनके जो वेतन भत्ते और पेंशन है ये सारे के सारे किसके अंदर आता है आपका, ये आता है अनुसूची 2 के अंदर। ठीक है, अब आपका हमारा बात करें तो अनुसूचित 3 के अंदर क्या है, तो अनुसूचित 3 के अंदर है शपथ। देखो जो भी हमारे मंत्री हैं, ठीक है, चाहे कैबिनेट मंत्री हों चाहे आपके और जगहों के मंत्री हों, जितने मंत्री हों और जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी जो शपथ हो पाता है वो किसके अंदर है आपकी, तो अनुसूचित 3 के अंदर दी गई है। और हमारे जो अनुसूचित 4 है, अनुसूचित 4 बात करती है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा उसका जो विवरण दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है आपका अनुसूचित 4 के अंदर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, देखो अक्सर हमारा कंफ्यूज हम किस में हो जाते हैं, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये 4 है, ठीक है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, और ये जो 2 और 3 इन्हीं की हम इन तीनों में ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस में क्या है। तो उसे एग्जैक्टली याद रखना है कि सेकंड में वेतन भत्ते और पेंशन है, थर्ड में शपथ है, चौथे में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक, और पाँचवें अगर हम क्या कहते हैं अनुसूची की बात करें तो वहाँ पे बात किया गया है कि SC/ST एरियाज़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो कंट्रोल होगा वो कैसे होगा। ठीक है, उसकी जो बात की गई है वो कहाँ की गई है आपकी 5वीं अनुसूची के अंदर की गई है। ठीक है ना, कि वहाँ नियंत्रण कैसे होगा। और जो हमारी 6ठी अनुसूची है वहाँ पे बात की गई है कि जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ की बात की गई है। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो देखो एक आप ऐसे कर याद कर सकते हो ATM का स्क्वायर करके या फिर ATM करके MM करके याद कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, बस यहाँ पर ये याद रखना है कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये हमें बस पता होना चाहिए। ठीक, तो इन 4 स्टेट्स की बात की गई है। अब नेक्स्ट देखो अगर हम बात करें आपका 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में क्या है कि यहाँ पे आपके जो वो विषय हैं आपके कुछ विषयों पे जिन पे कानून बनाने का अधिकार होता है उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला भाग होता है हमारा संघ सूची के विषय, फिर दूसरा होता है राज्य सूची के विषय, तीसरा होता है संवर्ती सूची के विषय। देखो संघ सूची के विषय में पहले 97 थे, अब कितने हो चुके हैं, वर्तमान में 100 है। और स्टेट यानी राज्य सूची के विषय में पहले 66 थे, अब कितने हो चुके हैं, 61 हो चुके हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट यानी संवर्ती सूची के अंदर पहले 47 थे, अभी कितने हो चुके हैं, 52 हो चुके हैं। ठीक,
तो ये एग्जैक्ट ऐसी डेटा पूछा जाता है डायरेक्टली कि क्या आते हैं संघ सूची में कि अभी कितने विषय हैं या स्टेट सूची में अभी कितने विषय हैं, कांग्रेस में कितने हैं, तो आपको एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पहले वाले थे अगर ये याद नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाले एग्जैक्टली ऐसे ही याद रहना चाहिए क्योंकि ऐसे पूछे भी जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची की बात करें तो देखो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई इसके अंदर। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसके अंदर क्या आता है आपका इंग्लिश जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, तो कभी अगर आपके पास ऑप्शन में आता है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और आपका जो 21वां संविधान संशोधन है उसके तहत पहले देखो जो मूल संविधान है ना हमारा, उसके अंदर जो भाषाएँ थी उसमें क्या आता है आपकी 15 भाषाएँ, 14 भाषाएँ थी आई थिंक, और 15वीं भाषा जो थी आपकी वो पहले सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो 15वीं भाषा हमारी कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, वो भी कौन सा अमेंडमेंट के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर उसके बाद आपके जो नमक की बात करें तो हम इसमें नेपाली, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, ठीक, मणिपुरी, और आपकी एक लास्ट है कोंकणी। ठीक है ना, तो ये 3 भाषाएं हमारी जोड़ी गई कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे एक बार। और जो हमारा देखो जो उसके बाद जो अमेंडमेंट होता है वो होता है हमारा 92 अमेंडमेंट, यानी कि आपका 92nd अमेंडमेंट, जिसे हम कहते हैं ऐसे याद कर सकते हैं एमएचडी का बैठ करके याद कर लो आप, जिसका जैसी मर्जी हो। कई लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है कि एमएचडी का बैट है। तो एम से हो गया हमारे मैथिली, ठीक, एम से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो M4 होगा मैथिली। ठीक है, तो ये हो गई मैथिली, ठीक, मैथिली, और फिर हो गई आपकी सिंधी, मैथिली की बात आ गई आपकी बोडो, बोडो, ठीक है, बोडो, डोंगरी, ठीक है, और आपकी ऐसे हो गई संथाली। ठीक है ना, तो ये हमारी 4 भाषाएं हो गई संथाली। ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरो, ये सारी जो भाषाएं हैं ये हमारे कौन से 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये हम याद करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये पूछी जाती है ऐसी ऐसी। ठीक, पूरा याद होना चाहिए, ऐसी वो नहीं है बिल्कुल। और अगर हम 9th की बात करें कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची जो 1951 में आई थी, इसे जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। तो देखो जवाहरलाल नेहरू को उसको लाने के पीछे रीज़न क्या था कि उस वक्त पे क्या था ना कि कई सारे जो जमींदारी प्रथाएं थी, यानी कि हमारी स्थायी भू बंदोबस्त या फिर जो जमींदारों की प्रथा चलती आ रही थी, उसके वजह से ज़्यादातर खेत था ना, खेत या ज़मीन की अगर हम बात करें तो वो ज़मीन ज़्यादातर लैंड किसके पास था, वो ज़्यादातर लैंड किसके पास था, तो वो सारे के सारे साहूकारों के पास था या बड़े बड़े ज़मींदारों के पास था। तो उनसे ज़मीन को एक्वायर करना था, यानी कि वापस छीनना था और लेना था। तो उन्हें वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को वो ऐसे नहीं दे रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है जो कि 19 के तहत आता है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 के डी के तहत और साथ में आपका आर्टिकल 31 के तहत। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल 31 के तहत और इसके तहत दोनों के तहत ये बताया गया था कि आपके राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। अब राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, इस वजह से लोग क्या करते थे, कोर्ट में चले जाते थे, वहाँ पे ये कहते थे कि गवर्नमेंट जो है हमारी ज़मीन को ले रही है। तो जब ये बातें होती थी तो फिर सरकार के पास सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाती थी। तो जब ज़मीन नहीं मिल पाती तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका एक उपाय लेके आए। उन्होंने कहा कि जहाँ की हमें ज़मीन चाहिए उस जगह के सभी के मुद्दों को एक 9वीं अनुसूची बनाई जाए और उसके अंदर डाल दिया जाए। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म होता है वो यही होता है कि क्या आता है, पहली अनुसूची इसमें यही जोड़ी जाती है 9वीं अनुसूची, और इसके तहत जो भी इसके अंदर आपके जो भी मुद्दे डाले जाते हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता, यानी परिवर्तनीय नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आपका दोबारा से इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है। ठीक, तो वो ये कहती है कि जब अगर फंडामेंटल राइट का कहीं हनन हो रहा होगा तो 9वीं अनुसूची के तहत जो भी मुद्दे हैं उन पे हम क्या आते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के टाइम का डिसीजन है, लेकिन उस वक्त पे ये कहा गया था कि ये क्या आता है, इसमें बिल्कुल भी आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तब उसकी वजह से बहुत सारे आपके रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। हाँ देखो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल अधिनियम जो कि जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो देखो 52nd अमेंडमेंट 1985 में जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था क्या, आपका दल बदल अधिनियम।
ठीक। तो ये देखो, अब नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही फेमस है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, पंचायती राज, जिसके तहत क्या थे 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं आपके, हैं 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। और ये आपका कहाँ कब हुआ था, तो 73rd अमेंडमेंट था, या 1992 में हुआ था। और ये लागू कब हुआ था, तो 1993 को, ठीक है ना, 24 अप्रैल के दिन। इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। और स्थानीय शासन की, अगर स्थानीय शासन की बात करें तो इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ये आपका 12वीं अनुसूची के अंदर है। ये 74 संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था, और ये भी लागू कब हुआ था, तो 1993 में लागू हुआ था, ठीक। तो ये रही हमारी अनुसूचियाँ। अब हम बात करते हैं, फटाफट से एक गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, अभी हमें पॉलिटी काफ़ी अच्छे लेवल पर पढ़नी है, थोड़ी सी देखना है, तो कुछ चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। देखो, तो पहला पार्ट जो है हमारा, ठीक है ना, कुछ हम गो थ्रू करते हैं फटाफट से, कहाँ से लेके कहाँ तक कौन से पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है, उसके अंदर आपके 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल आते हैं। यहाँ पे आपका किसकी बात की गई है, तो संघ एवं उसके राज्य की बात की गई है, ठीक। संघ एवं उसके राज्यों की बात की गई है, एवं राज्य, ठीक। संघ एवं राज्य की बात की गई है, ठीक है ना। और जो आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में है आपकी नागरिकता। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, नागरिकता की बात की गई है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 5 से 11 तक आर्टिकल की जो है वो नागरिकता है, ठीक है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार है आपके। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपके, तो 12 से लेकर 35 तक के आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा आपका क्या है, चौथा है आपका DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। DPSP की बात करें, और ये कहाँ से कहाँ तक है हमारे, तो DPSP हमारा 36 से लेकर 51 तक, ठीक, 36 से लेकर 51 तक है। और 36 से 51 तक है। और इसके बाद जो हमारा 4 का क आता है, उसके अंदर आपका क्या है, उसके अंदर आपका है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कई बार हमसे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में है, तो आपका 51 के क में है। और अगर भाग पूछा है तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक। अब देखो, आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो उसमें कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को लेके आएंगे, और उसके साथ ही इसमें जो आगे के पार्ट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए थोड़ा मैं आपको ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि पॉलिटी से कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो देखो, पॉलिटी से सवाल अगर बनने की बात है ना, तो आप लोग एक प्रियम्बल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली देख के जाएंगे। जो मैंने शेड्यूल्स कराए हैं, इसे एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, शेड्यूल्स को देख लेना, प्रियम्बल को देख लेना, ठीक। और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे तो सवाल बनते बनते हैं। साथ में इसके क्या करना है आपको, कि रिट्स को जरूर देखना है। एक रिट्स पे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, रिट्स को जरूर देखना है। रिट्स से सवाल आने आने पक्के हैं, ठीक है ना। इससे रिट्स से आएगा। फिर उसके बाद आपका ये जो आपके कैग हो गया, ठीक है, AGI हो गया, ठीक, आपका ये AGI हो गया। और आपका यहाँ पे जो भी आपके क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनको आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल हर बार बनते हैं। तो एक बार क्या करना है हमें, ये सारे की सारी चीज़ें देख के जानी है। बाकी लास्ट टाइम है, अब कुछ दिन बचे हैं, 1-2 दिन की बात है। आज कितनी तारीख हो गई है, आज 14 तारीख हो गई है। 17 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, यानी कि 3 दिन बाद जस्ट एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ द लक, यानी कि बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अच्छा करके आना। थैंक यू।